मैं आशा करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया होगा और कई बच्चों ने इसका सही आंसर भी निकाल लिया होगा। जिन बच्चों से ना निकला हो उसके लिए बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। तो सबसे पहले इसके सारे डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। जमाने लगे हैं मुझे खुद का किरदार बनाने में, जमाने को जमाने लगेंगे मुझे हराने में। प्यारे बच्चों, इन्हीं कुछ बढ़िया शब्दों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं योद्धा सीरीज में अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म की। सो आई होप आप लोगों को योद्धा सीरीज बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही हो, राइट बच्चों? और मैं आशा करता हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। जो बच्चे इस सेशन में अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम सूर्यभान सिंह है। बच्चे मुझे सूर्य सर भी बुलाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जहां तक इन तीनों चैप्टर्स की बात है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि 3 से 4 सवाल मैग्नेटिज्म और ईएमआई मिला के आ सकते हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है किसी चैप्टर से पूछे गए सवालों पे। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, रीसेंट ईयर्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और 2 वायर्स के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। स्पेसिफिकली इन 3 टॉपिक से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मेक श्योर करेंगे कि आप इन प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए इन तीनों टॉपिक से, आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। चले भैया, बढ़े जीवन में आगे की तरफ। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मैं वापस से इस क्लास की शर्तें बता देता हूं बेटा। आपको सबसे पहले खुद सवाल को ट्राई करना है। 30-35 सेकंड से इस बात का ध्यान रखना है कि भाई पहले क्वेश्चन अपन अच्छे से रीड करें, इंटरप्रेट करें, ट्राई इट आउट करें पॉज करके इस वीडियो को, एंड देन सर के सोल्यूशन को हम देखें। क्लियर है? क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे बंधु, जब तक तू खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है सवाल करने में। ठीक है छोटे? ध्यान रख, खुद प्रैक्टिस कर, उसके बाद एक बार यहां जरूर देख। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपीज के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अ पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन। है ना? तो 3 आई है, ठीक है जी? तो 3 करंट आई है, तीनों करंट की डायरेक्शन क्या है छोटे? सेम है, और तीनों के तीनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी इज गिवन बाय। ठीक है बेटा? चलिए, ये आपके सामने सवाल है। इससे रिलेटेड पहले हम सवाल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए क्या है सीन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि यदि 2 वायर्स parallel wire, let us suppose this is current I1, this is current I2. I am discussing concept first guys, right? चलो सूर्य सर क्या बता रहे हैं आप? सूर्य सर बता रहे हैं भैया कि I1 और I2 करंट दोनों पैरेलल वायर है, तो I1 की वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बोर्ड के अंदर की तरफ। यस सर, कैसे देखते हैं? करंट की दिशा में अंगूठा हथेली को पॉइंट की तरफ प्लेस करेंगे, तो देखिए ध्यान से, क्या मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर आ रही है? यस सर। तो यदि कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ आई एल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, एल ऊपर की तरफ, एल क्रॉस बी। क्या इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा बच्चों? यस सर। छोटा सा एलिमेंट लिया है, मान लेते हैं डीएल लेंथ का, तो फोर्स कितना लगेगा? डीएफ लगेगा। और ये फोर्स होगा कितना? आपको बहुत अच्छे से पता है सूर्या सर, ये फोर्स होना चाहिए आई इंटू डीएल इंटू बी के बराबर। डेफिनेटली सर। तो यहां पे I कौन सी करंट है? I2 है, तो I2 DF अपॉन DL, और B D डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड है I1 द्वारा, जो कि फॉर्मूला कितना होता है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो हमने एक नया फॉर्मूला देखा, ध्यान से देखेंगे। क्या हमने फॉर्मूला है हमारे पास? दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन अ 2 current carrying parallel wire separated by distance d is given by बंधुओं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। समझ में आया क्या छोटे? df अपॉन dl कितना होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और अगर दोनों वायर की डायरेक्शन सेम हो तो कैसा फोर्स है ये? फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव कब होता है छोटे? व्हेन direction of currents are same।
इस कंसेप्ट को सोचते हुए क्या इस प्रश्न का मैटर क्लोज किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। तो देखिएगा छोटे, यहाँ बी है ब्रो, यहाँ सी है, यहाँ पे ए है, तो क्या मैं बोलूँ, देखो सी क्या बोर्ड की तरफ आ रहा है, बी बोर्ड की तरफ आ रहा है, ए बी आपकी बोर्ड की तरफ आ रहा है, तो क्या सी और बी की डायरेक्शन सेम है? तो क्या सी बी को अपनी तरफ खींचेगा? अरे अमेजिंग सर। क्या बी भी ए भी बी को अपनी तरफ खींचेगा? यस सर, अमेजिंग सर। सर दोनों का डिस्टेंस भी डी है, दोनों का करंट भी सेम है, तो क्या सर फोर्सेस भी क्या होंगे? सेम होंगे। और दो फोर्सेस अगर ऐसे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? आपको बहुत अच्छे से पता होगा सूर्य सर, F√2 if two equal forces are perpendicular to each other you can apply the formula under root of f square plus f square plus 2f square cos 90 0 हो जाएगा, √2f आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। f की वैल्यू बता दीजिए ना, क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पर यूनिट लेंथ पूछा है कि नहीं पूछा है? यस सर। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा है df√2/dl, तो df/dl की वैल्यू अपने को पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी निकाली है सर? μ0 I1 I2, मतलब I सेम है तो I स्क्वायर कर देता हूं, अपॉन सेपरेशन कितना होता है? 2πd, है ना, इंटू √2, मतलब √2 कहाँ आना चाहिए? नीचे ऑप्शन में आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था बच्चों? μ0 I स्क्वायर अपॉन √2πd। इसी के साथ आपने मैटर क्या कर दिया है? क्लोज। समझ में आया क्या? यस सर। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक कंसेप्ट समझ में आया हो और उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमने सवाल किया। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया छोटे। मुझे पता है यदि दो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट होगी, दोनों के बीच का सेपरेशन डी होगा, दोनों के बीच में कैसा लगेगा? एक आकर्षक बल लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर इज एक्चुअली गिवन बाय μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। इज इट द, यही था ना? हाँ, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। क्या समझ में आया छोटे? बिल्कुल सही सर। बढ़े आगे की तरफ। जी सर। अगला सवाल करते हैं। स्क्रीन पर देख ध्यान से, सारे कंसेप्ट में समझाते जाऊंगा, सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन इफ पॉसिबल, जहां मुझे लगेगा डेरिवेशन करना तो मैं करवाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो ध्यान से देखते जाओ। पर करना क्या है तुझे? करना क्या है? क्या करना बता सर? हमको पहले ट्राई करना, फिर आपके सोल्यूशन में देखना। यस, टोटली एग्रीड। आ जा, मैं बोर्ड के सामने हट जाता हूं। एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या है आपका प्रश्न, पॉज करके। मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके देख लिया होगा। लेट अस राइट आउट। A metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degrees horizontal, है ना? एक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा? आधा किलो है। इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, जो कि एक हॉरिजॉन्टल पे है, 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे आराम से स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। Now the rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction is 0.25 Tesla is acting in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is. See, what's the point it is asking? वो ये बोल रहा है कि इस रॉड को मैं mg sin थीटा की वजह से नीचे नहीं गिरने दे रहा हूं। इसके लिए मैंने क्या व्यवस्था कर रखी है? एक करंट दौड़ा रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ताकि मैग्नेटिक फोर्स mg के कंपोनेंट को बैलेंस कर दे। यस और नो बेटा? देखना, मैं व्यवस्था बता रहा हूं, पहले व्यवस्था क्या है बेटा, देखना ध्यान से। लला 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 लला, देख छोटे, एंगल थीटा कितना है ब्रो? 30 डिग्री है सूर्य सर। अच्छा सर, एक तो रॉड भी रख दिए है रॉड भैया, और सर उस रॉड के अंदर जो करंट जा रहा है उसको हमने करंट आई दे दिया है। कितना करंट दे दिया है? करंट आई दे दिया है। अच्छा तो सर एक बात बताओ सूर्य सर, आप तो यार, है ना, बात मैटर क्लोज करो, क्या इस पे नीचे mg लगेगा? बिल्कुल लगेगा सूर्य सर, बिल्कुल परफेक्ट बात कह दी हो आप, हमें कोई समस्या ही नहीं है। क्या छोटा इधर mg sin 30 लगेगा? यस सर। अरे सूर्य सर, यदि मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए तो ये भैया mg sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ चले जाएंगे, परंतु उसने बोला है कि भैया वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण ये गिर नहीं रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में किधर होगा? ध्यान सुन, अब दो कंडीशन हो सकता है। अगर तू ऊपर करंट की डायरेक्शन तूने बोर्ड के अंदर मान लिया और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, तो फोर्स कितना लगता है बता मुझे? फोर्स लगता है ब्रो IL क्रॉस B। परफेक्ट है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जरा सोच, यदि तूने मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर नीचे कहीं भी मान सकता था, वर्टिकल डायरेक्शन मेंशन किया, ये नहीं बोला है ऊपर है या नीचे है, करेक्ट है? यस सर। यदि तू मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर मानता है और करंट यदि बोर्ड के अंदर है, तो मुझे बता L क्रॉस B फोर्स क्या इधर लगेगा इस पे? यस सर। यार सर, अगर इधर फोर्स लग गया तो ये कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि mg sin थीटा भी तो आ गया, फोर्स भी इसी दिशा में, फोर्स का एक कंपोनेंट भी इसी दिशा में, mg का एक कंपोनेंट भी इसी दिशा में, तो कहां से रुकेगा? नहीं रुक पाएगा। इसके लिए क्या होना पड़ेगा सूर्य सर? अगर आप कुछ ऐसा कह दे
कि भैया नीचे की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है और करंट बोर्ड के अंदर है, तो ध्यान से सुनना बेटा, करंट फोर्स की डायरेक्शन देखो, हाथ सब लोग कैसे करेंगे, सब लोग कैसे करेंगे, ना ला 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 ला, खुल गया, यस, आ जा बेटा। यहां पे करंट क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, करंट कहां है, अंदर की तरफ। देख हाथ को सबसे पहले अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हथेली मोड़ी, तो क्या फोर्स इस दिशा में आ रहा है छोटे, लेफ्टवर्ड्स। देखो बेटा आई क्रॉस, मतलब आई की दिशा में ही एल होता है बेसिकली ना, आइडियल एलिमेंट, एल क्रॉस बी लेफ्टवर्ड। सर फोर्स इधर आ रहा है और सर जी ये मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी मान कितना लिखा है, आई एल बी के बराबर है। कितना है बच्चों, आई एल बी के बराबर है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सर बी और एल के बीच में एंगल 90 है, आई एल बी साइन थीटा होता है, फॉर ऑब्वियस रीजन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। चलो तो जरा देखना बेटा, ये एंगल 30 है तो क्या ये भी 30 होगा कि नहीं, यस सर। तो सूर्या सर ये तो जो फोर्स है अब पता चल चुका है हमको, एफ एम कॉस 30 होगा। सर फालतू बात नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इधर बिल्कुल बल लगाया, इधर हो गया एफ एम कॉस 30। और तो और सर इस चचा जान को यदि बैलेंस रहना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स होना चाहिए छोटे। एफ एम बता कितना होगा ब्रो, ये होगा आई एल बी कॉस 30, ये हो गया एम जी साइन 30 बटे कॉस 30, क्या tan 30 हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। तुझसे क्या पूछा है बता, खत्म कर, लोड हटा। क्या पूछा है सूर्या सर, अपने से पूछा है करंट कितना होगा, निकाल लेते हैं। आई बराबर कितना होगा करंट, एम जी tan 30 टाइम्स ऑफ एल बी, 1/LB, राइट, एल इंटू बी। आइए सॉल्व करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ आई गेस प्रॉब्लम में मेंशन्ड है ना, 0.5 kg है ना, तो m/l इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम एज 1/2। सी दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/4। 1/4 क्यों लिखा बच्चे, क्योंकि 0.25 टेस्ला दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। यस बच्चे, यस सर। एंड tan 30 1/√3। आई होप मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा है। यस बेटा, चलो तो करा कितना आएगा बता मुझे, ये कितना आएगा तकरीबन 2 दूनी 4 जा चुका है, 20/√3। कितना आएगा ये, √3 है ना, कितना होता है 1.7 के आसपास होता है ना, तो ये हो गया 1.7 है ना, 1.5 गुना हो जाएगा, 11 के आसपास आएगा ये। आंसर शुड बी 11.32। सॉल्व कर लेना बेटा, पुट कर देना, आंसर शुड बी 11.3। समझ में आया क्या छोटे, देख क्या किया है, बहुत आसान है पर अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम ना, मतलब लाइक इतना आसान भी नहीं है बट अच्छा सवाल था। क्या किया लॉजिक, देखो जहां जहां सवाल अच्छे आने बट उसको अच्छे समझने की कोशिश करना है आपने को। क्या किया लॉजिक, अच्छा सूर्या सर एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा था, और तो और सर हमको ये पता करना था कि भैया आई की वैल्यू क्या हो जिसके कारण ये बैलेंस, और बैलेंस कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा। कितना फोर्स लगाता है वो, आई एल क्रॉस बी लगाता है, आई एल बी साइन थीटा हो जाता है। और तो और सर अपने को बी और आई की डायरेक्शन ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि वो एम जी के कंपोनेंट को अपोज कर पाए, क्योंकि सपोर्ट कर जाएगा तो बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, उसको क्या होना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट को यूज करके मैंने वैल्यू जो निकाली है वो निकाली है 11.32 एम्पियर। और मैटर क्या बोला है मैंने कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। चले भैया, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज फलाना एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज ढिमकाना, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज। अब देखोगे ध्यान से, करंट सेंसिटिविटी है ना, क्या बता रहा है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है, 20 डिवीजन पर वोल्ट है। आइए देखते हैं, है ना, 1 मिली एम्पियर में ना, देखो 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, मतलब एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन ये कितने काउंट को कर रहा है, आइए पता करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 5 डिवीजन्स इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। तो मतलब सूर्या सर एक डिवीजन जो है वो 1/5 मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सिमिलरली सूर्या सर, सिमिलरली एकदम मतलब देहाती स्टाइल में कर रहे हैं अपन, कुछ भी इसमें कुछ भी अपन गणित नहीं लगा रहे हैं ना, बस इतना बता रहा है कि यदि मुझे बता, ध्यान सुन, 5 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर है, तो एक डिवीजन में कितना मिली एम्पियर होगा, एकदम 2 रुपए के 10 आम, तो 1 रुपए में कितने आम, ये लिखा हुआ है। यस सर। तो सिमिलरली ऐसे में क्या बोल सकता हूं, देखना 20 डिवीजन में 1 वोल्ट है,
20 डिवीजन में कितना वोल्ट है ब्रो? 1 वोल्ट है। तो मुझे बता 1 डिवीजन में कितना वोल्ट होगा? सर 1/20 वोल्ट का 1 डिवीजन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये करंट की रेटिंग है, ये वोल्टेज की रेटिंग है। अब तेरे से सवाल क्या पूछा देखना ध्यान से। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, अरे सर ये जितना 1 डिवीजन में करंट दे रहा है और ये जितना 1 डिवीजन में वोल्टेज दे रहा है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आर पता चल जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर आर क्या होता है? V/I ही तो होता है। यस सर। तो 1 डिवीजन में कितना वोल्ट दिया? हे भैया 120 दिया, 1/20 दिया। और सर उसी 1 डिवीजन में कितना करंट दे रहा है ब्रो? सर अभी बता रहे हैं, अभी तो बताए आप। करंट दे रहा है सर 1/5 मिली एम्पियर। अरे नाइस, यानी 10⁻³ मतलब ऊपर लिखा है 10⁻³, 5 चौके 20/4। यस और नो बेटा? यस सर, बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है किसी को? नहीं सर। चलते हैं आगे की तरफ। यस सर, मतलब ये हो जाएगा 1000/4, 25 चौके 100। तो 250 ओम इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए। दोबारा से कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मैंने देख लिया, देखो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर में सबका टुकड़े का 1 डिवीजन की वैल्यू दे रखी थी, राइट? चाहे करंट में हो चाहे वोल्टेज में। तो मैंने क्या किया, मुझे उसका रेजिस्टेंस निकालना था। तो मैं देख लिया 1 डिवीजन का जितना वोल्टेज है दैट शुड बी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू उसी 1 डिवीजन का करंट होगा कि नहीं होगा? V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। और 1 डिवीजन का जितना रेजिस्टेंस है वो निकाल लिया तूने। कितना निकल गया ब्रो? द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना निकल गया? 250 ओम। चले आगे की तरफ। यस सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्यान सुनो। क्या? A straight conductor carrying current I splits into 2 parts as shown in the figure. The radius of the circular loop is R. The total magnetic field at the center P of the loop is. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, और इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं। पर आपको एक रिजल्ट याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो क्या है। देखना बच्चों, रिजल्ट ये है कि अगर कोई लूप है और किसी भी एंगल से अगर कोई करंट एंटर करता है और लीव करता है, यह एंगल कितना हो जाएगा? फॉर ऑब्वियस रीजन 2π/3। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल ऑलवेज बी 0। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल ऑलवेज बी 0। ऐसा इसलिए कह पाते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, यदि यहां से करंट I1 आ रहा है, I आ रहा है, तो मैं इधर I1 बोल दूं, इधर क्या बोल दूं बेटा? I2 बोल दूं। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही है बच्चों। इसका रेजिस्टेंस यदि मैं R1 बोल दूं, इसका रेजिस्टेंस मैं क्या बोल दूं बेटा? R2 बोल दूं। क्लियर है? यस सर। तो I1 क्या होता है? करंट डिवीजन रूल से आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा सर। I1 होगा टोटल रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I। ऐसे ही सर I2 होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। बिल्कुल सही। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है? बिल्कुल सही सर, सेम है। तो सर आपको तो पता ही होगा कि R तो क्या होता है? ρl/a होता है, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर L के। और यहां पे L किसके प्रोपोर्शनल है? इसका रेडियस अगर स्मॉल r मान लो तो L किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्मॉल r इंटू थीटा के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं R1 की वैल्यू बोल सकता था? बच्चों ध्यान से देखना, क्या मैं R1 की वैल्यू बोल सकता था? सर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता था? R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था सूर्य सर? L1 अपॉन L2 इंटू R इंटू L1 के साथ एसोसिएटेड एंगल कितना है बेटा? 2π - थीटा अपॉन R इंटू थीटा। मैटर क्या हो चुका है? क्लोज। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2π - थीटा अपॉन थीटा। तो जहां जहां R1 होगा उसको मैं 2π - थीटा से लिख दूंगा, और जहां जहां R2 होगा उसको मैं थीटा से लिख लूंगा। आइए मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। जरा देखना ध्यान से, इसके अंदर करंट क्या जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं? तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड देगा? I2 करंट क्या बाहर की तरफ देगा? यस सर। ये कैसी देगा? अंदर की तरफ देगा? यस सर। कैसे निकालते हैं? R की वजह से यदि आपको किसी पॉइंट पे उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपनी हथेली को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रिवॉल्व मतलब क्या करेंगे? घुमाएंगे, तो आपका अंगूठा किस चीज को दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, उसको बनाया गया केंद्र पे।
क्लियर है? क्लियर है सर। तो आइए देखते हैं इसी बात पे क्या मैं कह दूं ब्रो कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इसकी वजह से, तो क्या बाहर की तरफ है? यस सर। कितना होता है? म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन 4 पाई, रेडियस मान लेते हैं r है, मल्टीप्लाइड बाय एंगल कितना है ब्रो? थीटा। सिमिलरली इसकी वजह से क्या होगा? अंदर होगा, मतलब माइनस म्यू नॉट इंटू I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई आर। टोटली अंडरस्टूड सर। एक की वजह से बाहर, एक की वजह से अंदर। मतलब सर ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है सर म्यू नॉट इंटू, एक मिनट आ जाओ भैया, आ जाओ इरेजर आ जाओ, थोड़ा सा ये हटा दिया अपन ने, है ना बेटा। तो क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से बच्चे, ये लिखा हुआ है सूर्या सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। यदि आप कॉमन ले लोगे ना तो सूर्या सर ये लिखा है I2 इंटू थीटा माइनस I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। परफेक्ट है सूर्या सर, बिल्कुल सही। अब देखो, अब I2 और I1 को तो रिप्लेस करना है, तो I2 और I1 को कैसे रिप्लेस करोगे? देखिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल सही। आइए पुट करते हैं अपन, है ना। तो देखो ध्यान से, I2 इंटू थीटा बेसिकली किसके बराबर होगा? जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां देखेंगे ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं I2 इंटू थीटा की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है इसके साथ थीटा मल्टीप्लाई करोगे, ये लिखोगे आप R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, इंटू I इंटू थीटा, है ना। और R1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते थे? 2 पाई माइनस थीटा से, ठीक है बेटा। तो ये लिखा हुआ है 2 पाई माइनस थीटा इंटू I अपॉन R1 प्लस R2 करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? मुझे बताओ, 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप निकालना चाहोगे I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, तो ये निकल के आएगा, देखो ध्यान से क्या निकल के आएगा, ऊपर लिखा हुआ है ना, I1 की वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R2 को क्या लिख सकते हो वापस से बेटा? आप थीटा लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा सर थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा टाइम्स ऑफ I। अरे गजब सर ये और ये आपस में क्या बराबर आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? बिल्कुल आ गए हैं। मतलब ये और ये यदि पूरी टर्म बराबर है तो कट के उत्तर क्या आएगा? 0। मैंने आपको ये चीज प्रूफ करके दिखा दी प्रैक्टिकली कि थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, हमेशा याद रखेंगे केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। याद रख ले। पूरे डेरिवेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, डायरेक्टली तो इसको दिमाग में बैठा सकता है। क्या बोला है कि सर किसी भी करंट से आए, किसी भी एंगल से आए, अपने को कोई लेना देना नहीं है। किसी भी 90 आता, 270 आता, 30 आता, 60 आता, 180 आता, उत्तर हमेशा केंद्र पे क्या होता? 0। यदि ये पूरा का पूरा वायर यूनिफॉर्म है। वायर कैसा होना चाहिए? केस क्या था इसका? वायर मस्ट बी यूनिफॉर्म। इफ वायर is uniform, then the magnetic field at the center of the wire is 0, doesn't depend upon the angle theta which is making at center with the current I. Right everyone? right sir। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा था प्यारे बच्चों, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 0। क्या फर्क पड़ता है 90? क्या यहाँ 60 दिया होता तो उत्तर अभी भी क्या होता? मान लो ये 60 भी दिया होता तो उत्तर कितना होता? छोटे 0 ही होता, क्योंकि थीटा से इसको कोई लेना देना है हिच नहीं भैया जे, है हिच नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया हो। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। एक बड़का सोलेनॉइड है, a long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is। वापस से सारी चीजें मैं रिवाइज कराऊंगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। देखो सारी चीजें रिवाइज करूंगा, कंसेप्ट वापस से एक बार देखते हैं क्या लगा था इसमें। देखिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ध्यान सुनना, सोलेनॉइड के लिए, राइट। सोलेनॉइड के लिए पहले तो एक स्पेशल केस ले लेते हैं अपन, है ना, ताकि याद रहे आपको। मान लेते हैं यदि एक सोलेनॉइड है और यहां पे कोई पॉइंट P है इसके एक्सिस पे। लेट अस सपोज दीज टू एंड्स मेक्स एन एंगल θ1 प्लस θ2। कितना एंगल मेट कर रहे हैं बेटा? ये पॉइंट P पे θ1 एंड θ2। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, आपको क्या याद रखना है कि सर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट Ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2। याद रख सकते हैं क्या बच्चों? म्यू नॉट स्मॉल Ni है बेटे, कैपिटल Ni नहीं है। क्लियर है? बस याद रखना है n का जो मान होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? यस सर। और अनंत, एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए
θ1 और θ2 दोनों 90 होते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान आता है μ0 इंटू NI। सेंटर पे, कहां पे आता है ये? सेंटर पे, पी के किसी भी अक्ष पे, लेकिन एंड पे कितना आता है? एज पे, एज पे आता है μ0 NI/2। ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो सवाल को बनाने के लिए आपके दिमाग में होने चाहिए थे, हालांकि इन फॉर्मूलों को मैंने दोबारा आपको पढ़ा दिया, तो याद रखेंगे। आराम से इत्मीनान से अपनी आंखें बंद करिए और देखिए क्या बताया फॉर्मूला। सर सोलेनॉइड का फॉर्मूला तो आपने बताया μ0 NI/2 sin θ1 प्लस sin θ2, where θ1 and θ2 are the angle made by ends of the solenoid at that point। क्लियर है कि नहीं? वर्टिकल एंगल मेड बाय द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। अब आजा सवाल देख, खत्म कर, अब खत्म कर देगा तो तुझे पता है, बहुत आसान है। लॉन्ग सोलेनॉइड है सर, क्या क्या दे रखा है देख, सबसे पहले है ना, लेंथ दे रखी है तुझे सोलेनॉइड की 50 सेंटीमीटर। वेरी गुड सूर्या सर। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, कैपिटल एन की वैल्यू 100 टर्न्स। वेरी गुड। कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज, वेरी इजी। तो क्या मैं लिख सकता हूं? डेफिनेटली सूर्या सर, B इज इक्वल्स टू μ0 इंटू स्मॉल ni। स्मॉल n की वैल्यू क्या होती थी? छोटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं बंधु बता? सर या सर 100 दे रखे हैं। लेंथ कितना है बंधु बता इसका? 50 सेंटीमीटर। पचास दूनी 100, कितना आ गया? स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई ब्रो? 200। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है? देख क्या किया मैंने, 100/50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर 10⁻², ऊपर गया, 50 दूनी 100, कितना आ गया ब्रो? एन की वैल्यू आ चुकी है सूर्य सर 200। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। यदि एन की वैल्यू 200 है, यदि एन की वैल्यू कितनी है? 200 है, तो क्या तू बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूं सूर्य सर। अभी तो आपने फॉर्मूला बताया μ0 होगा सर 4π × 10⁻⁷। एन की वैल्यू सूर्य सर कितनी बता गए आप? 200 बता के चले गया, कोई बात नहीं। इंटू आई कितना है सूर्य सर? 2.5। सही है कि नहीं? तो ये 25 चौके 100 हो चुका है, दिख रहा है तुम्हें? यस सर, मतलब ये हो चुका है 10। ये लिखा है 10 × 200 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷। तो 2π इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7। तो ये लिखा है 2π इंटू 10⁻⁻4। 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ऑल राइट एवरीवन, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ मिलते हैं आपको 3 रुपए। और बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों के? बढ़िया, बढ़िया है सर। प्रिपरेशन ठीक चल रही है? ठीक चल रही है सर, बस चल रही है सर कि ठीक चल रही है? बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी चल रहे हैं अभी मोमेंट में रहो, और प्रिपरेशन में ध्यान सुनना बेटा, प्रिपरेशन में आपके दिमाग की कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि तो देखो क्या है, ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी, सब जीवन की विडंबनाएं हैं, जीवन के तमाशे हैं, चलते रहने वाले हैं। अपने को शांत मन से चीज़ों को फेस करना है। अपने को ये कभी नहीं भूलना है कि अपन हीरो हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर तेरे मन के भीतर ये फीलिंग है कि अपन हीरो हैं और हम किसी भी कठिनाई से और किसी भी परिश्रम से हम अपने आप को उबार सकते हैं, ये विचार अगर तेरे मन में है, तो कभी भी तुझे लाइफ में परेशानी नहीं होगी। चाहे ये तो बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, जीवन में कभी नहीं होगी। राइट बेटा? मुझे पता है जैसे जैसे एग्जाम पास आता है थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, परेशान होते हैं, किसी से हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई समझ भी नहीं सकता हमारे मन के भीतर क्या चल क्या रहा है। खूब सारे थॉट्स, खूब सारे विचार आते हैं, है ना? पर चिंता नहीं कर, लोड ले ले। हमेशा याद रखना, जो तेरी कर्मठता होगी उसी से तू अपने इन विचारों को कम कर सकता है, और तेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं है ना? तो जब भी ऐसे विचार आए, उठा के 10 सवाल खुद और करना, 10-20 सवाल और मारेगा ना, अपने आप तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तो अभी पे फोकस करेंगे, मोमेंट में रहेंगे। जितना ज्यादा मोमेंट में रह के आप पढ़ाई करने की कोशिश करोगे बेटा, उतना मजा आने वाला है। अपने मन में कोई और विचार मत रखो कि नीट में होगा नहीं होगा। आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है मेहनत करना, उसके पीछे भागेंगे। हम मेहनत करेंगे, हमें अभी से मतलब है, हमारे आज के गोल से मतलब है, हमें इस बात से मतलब है कि ये बैठ के यदि मैं वीडियो देख रहा हूं तो सिर्फ मैं वीडियो देखूंगा, सिर्फ इससे चीजें सीखूंगा, और मेरे मन में कोई और विचार नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा कुछ और कर लूं क्या, कुछ और नहीं करूं। क्योंकि यार ये प्रॉब्लम है ना? जब तक तुम्हारे मन में कुछ और विचार चलते रहेंगे, तुम अभी का मजा नहीं ले पाओगे। और जिंदगी अभी में है, न कल में है, न कल में है, जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। ठीक है मेरे बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, है ना? मेहनत करें, डोंट वरी, है ना? ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, चिल आउट होके एकदम बढ़िया पढ़ाई करो, लेकिन
कर्मठता से पीछे नहीं हटना, करते रहो, मेहनत करते रहो, यू विल शाइन वन डे, डोंट वरी अबाउट इट। चले बच्चों आगे की तरफ। यस सर, क्या सीखा इसमें? सर हमने सीखा म्यू नॉट इंटू एन आई फॉर्मूला होता है, एम जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखे थे, परंतु लेंथ सर सेंटीमीटर में दिया था, हमने उसको मीटर में बदल के स्मॉल एन की वैल्यू लगा के म्यू नॉट इंटू एन आई लगाया, तो हमें पता चल गया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के एक्सिस पे कितनी वैल्यू दे रहा है। यस सूर्या सर, आगे बढ़ा जाए। यस सर, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r carries a uniform I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to cable at a distance r from the axis the cable is represented by. See, this is a critical example of Ampere's law, है ना? एक बार अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, राइट बच्चा? यस सर, आइए देखते हैं। बात करेंगे यदि सवाल के उत्तर की, if we talk about the solution of this problem, we need to understand one thing very clearly, that B dot dl is equals to होता है mu naught into I enclosed, and if B is uniform, कोड़े से B को बाहर निकाले तो ये लिखा है close integral of dl is mu naught into I enclosed, and if the taken loop is a circular loop, अगर लूप कैसा हो बेटा, सर्कुलर लूप अगर कंसिडर कर लिया जाए तो सूर्या सर b इंटू 2 पाई आर किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। व्हाट इज आई इनक्लोज? आई इनक्लोज द करंट इनसाइड द सर्कुलर लूप, करंट इनसाइड द सर्कुलर लूप चूजन, सर्कुलर लूप कंसिडर्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ प्यारे चीतो? बिल्कुल सही सर, ये आपने सिखा दिया हमें, खटाक से हमने क्या रिवाइज करवा दिया आपको, एम्पीयर्स लॉ रिवाइज करा दिया। अच्छा, इसका मतलब सूर्या सर ऐसा है, ये तो बोल रहा है कि भैया एक वायर है, ध्यान से सुनेंगे, एक वायर है और थिक वायर है। यस सर, बहुत बड़ा वायर है। यस सर, ला 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 ला। चलो, ये रहा बड़ा सा वायर है, ठीक है ब्रो, ध्यान सुन, अभी वायर बड़ा सा है ना? तो सर अभी ना सबसे पहले ना हमको ना अंदर और बाहर दोनों तरफ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हम एक काम करते हैं गुरुदेव, एक काम करते हैं, एक अंदर आर रेडियस का लूप ले लेते हैं। परफेक्ट है, मस्त, एकदम मस्त, मजा एकदम। तो मुझे बताओ, एक अंदर लूप ले लेते हैं, एक बाहर लूप ले लेते हैं, क्या इन दोनों लूप को लेने से हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन पता चल जाएगा कि इसके एक्सिस से r इक्वल टू इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है ये वायर, समझा? यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या मैं लिख दूं ब्रो? देख, ध्यान से देख बेटा, इसको मैं सबसे पहले अंदर वाले केस के लिए करता हूं ना, बी इनसाइड, तो क्या लिखूंगा, बी इनसाइड इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, सर इसके अंदर जो करंट होगी, इसके अंदर मुझे बता, यदि ये रेडियस पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर में करंट बंधु आई है, तो एक यूनिट में करंट कितनी होगी, आई बटे पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बता, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितनी होगी, आई बटे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटर मैटर क्लोज, आई इनक्लोज का मान आ चुका है। अरे सूर्या सर गजब कर दिए सर, ये तो ये मान आ चुका है, बी इनक्लोज इंटू 2 पाई आर। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही। आर से आर का मैटर क्लोज कर दूं क्या? अरे मचाओ यार, क्या दिक्कत है? तो बी इनसाइड की वैल्यू जो आती है वो कितने आती है बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। और आपको दिखेगा कि यार ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, जिससे पता चलेगा यार कि बी इनक्लोज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। अंदर, इनक्लोज मतलब इनसाइड, राइट बेटा, राइट। जैसे ही बाहर जाओगे कोई दिक्कत ही नहीं है, वापस यहां तो लिखोगे बी इनक्लोज, बी आउट लिख देता है, बी आउट इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अच्छा एक बात बताओ सर, इसके अंदर कितनी करंट? अरे इसके अंदर तो पूरी की पूरी करंट आ गई, तो लूप कहां से ले लिया, बाहर से ले लिया, मतलब पूरी की पूरी करंट ही क्या आ गई है, आई आ चुकी है। तो यहां से बी आउट बाउट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। इज इट फाइन बच्चा? यस सर। तो बी आउट आपने निकाल दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अरे सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर यहां से अंदर जब तक रहेंगे तो बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर के, और जैसे ही बबुआ बाहर चले जाएंगे बी आउट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। ओ माय गॉड, मतलब इनसाइड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड आउटसाइड इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर, ऐसा कौन सा कर्व है कि इनसाइड इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन and outside it form a rectangular hyperbola,
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई हो। मैंने पूरा आपको एम्पियर्स लूप समझाया, मैंने आपको बताया कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है एम्पियर्स लूप पे। चले नाइस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। An infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown. An electron is moving with the speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. See, it's a very good problem. इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये कोई भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है विद सम स्पीड, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है। ये 2 कंसेप्ट हैं। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है इसके पैरेलल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि सूर्य सर इस चचा ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। आई गेस 20 ही है क्या, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चल रहा होगा। तो आइए कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट 2 कंसेप्ट लगेंगे इसमें। कंसेप्ट 1 कि भैया जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है Q V क्रॉस B के बराबर। अरे बहुत बढ़िया। और तो और भैया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D के बराबर। एक अनंत तार। करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गुरुदेव इसको यहां पुट कर दिया जाए तो ये FM का जो मान लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यदि V और B के बीच में एंगल कोण कितना है बेटा? 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो FM को क्या लिखा जा सकता था? QV म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। यस और नो? यस सर। जरा मुझे बताएंगे क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ देगा? यस सर। क्या V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा? यस सर। तो क्या अब ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है? यस सर। आइए, ये हो गए कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? सारे के सारे है ना, आपको क्या FM निकालना है, सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देते हैं अपन। क्या पुट कर लूंगा बच्चों, मुझे बताओ। FM बराबर Q की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कैसा ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ना। V की वैल्यू कितनी है बेटा, बता सकते हैं क्या? यस सर। V की वैल्यू है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? आई कहाँ भैया? आई लिख जाओ, 5 एम्पियर। I की वैल्यू दे रखी है ब्रो 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अपॉन 2 पाई D की वैल्यू कितनी दे रखी है बंधु? D की वैल्यू दे रखी है सूर्य सर 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 की पावर -2। ये सारी वैल्यूज को पुट करने पे सारी वैल्यू से 2 पाई है, ये कितने से चला जाएगा? 2 से चला जाएगा, है ना बेटा। चलो, है ना। ये कितने चला जाएगा? 5 चौके 16 से चला जाएगा, है ना। ये 4 चौके 16, ये 0.4 से चला जाएगा, है ना। तो 4 टाइप में कुछ आना चाहिए, आगे 4 आना चाहिए, आगे 4 आना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन है 4 में भी, है ना। 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जरा देखें, कुछ और 2 बच रहा है क्या? देखेंगे। QVB है ना बेटा। Q रख दिया, V रख दिया, म्यू नॉट की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी, अपॉन 2 पाई इंटू D भी रख दिया। D कितना था? 20 सेंटीमीटर। D कितना था बेटा? आई गेस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? हाँ, आ जाएगा। देखो, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0.4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.8 हो जाएगा, राइट। ये कितना कर देगा इसको? 10 की पावर -5 हो जाएगा। ये भी चला गया इससे। चलो चाचा पीछे आओ। ये 10 की पावर -5 से ये 10 की पावर 5 चला गया कि नहीं चला गया? यस सर। तो इट विल टर्न आउट टू बी 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन्स। आई गेस कुछ ऑप्शंस में यहाँ दिक्कत है बेटा, 2 ऑप्शंस एक जैसे दे रखे हैं, है ना। तो देख लेना ना, आंसर ए आना चाहिए, राइट बेटा। यस सर। बहुत आसान सवाल था। 2 कंसेप्ट इसमें यूज हुए थे। एक तो भाई करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो था बच्चे, उसने क्या किया? एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, और वो फोर्स कितना होता है? बोल बूम बूम QV क्रॉस B। क्लियर है छोटे? चल, क्लियर है। बढ़े आगे की तरफ। यस सर। आइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। इन द प्रोडक्ट फलाना एंड ढमकाना, Q is 1, V is this, F is this, what will be the complete expression for magnetic field B?
नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। अपने को एफ पता है, वी पता है, बी नहीं पता है बेसिकली, है ना। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं ध्यान से। आइए यार, इसमें देखो, इसको दो तरीकों से कर सकता हूं, जस्ट गिविंग इट अ थॉट, है ना। देखो आपको ये पता है कि एफ वी के भी परपेंडिकुलर होगा, एफ बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यस और नो? यस सर। तो क्या मैं कह दूं कि सर एफ, यदि आपको पता है एफ क्या होता है बेसिकली, एफ होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। कंसेप्ट सीखते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं, आ जाओ। कंसेप्ट आपको पता है बच्चों कि एफ जो होता है सूर्या सर, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। एफ कितना कंसेप्ट है ना, कि एफ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी क्या बताता है कि जो एफ है वो किसके परपेंडिकुलर है सूर्या सर, वो तो वी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है सर, एफ डॉट वी की वैल्यू भी 0 है और एफ डॉट बी की वैल्यू भी 0 है। और यदि ऐसा है छोटे, यदि ऐसा है तो क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या आंसर निकालने के लिए? यस सर। आइए देखते हैं। ऐसा बी जो कि क्या करे, जिसके साथ डॉट हो जाए। अब देखो एफ का इसके साथ डॉट करते हैं ना, पहले सारे ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करते हैं। ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, दिख रहा हूं ना? दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। आइए पहले एफ डॉट वी पहले के साथ करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24। मैं बगल में लिखते जा रहा हूं, इसके बगल का क्या, इसके बगल का यहां लिख रहा हूं। 6 4 जा 24, परफेक्ट। माइनस ये कितना हो जाएगा? 120, 12 8 96। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। तो ये 120 और 96, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। करेक्ट है, यस। आ जा। 4 8 32, कितना हो गया? -32। 20 8 160 प्लस 160, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना, -72। अच्छा यही होगा क्या? 12 छके 72। अरे 72, 7 और 3 10, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा? ये बचा और ये बचा। आइए मुझे लगता है ये ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करो, आप इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एफ डॉट करो तो 6 चौके 24, जो डॉट में आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट, -24, राइट। 20 छके 120, बहुत बढ़िया। और 12 8 96, परफेक्ट। लिखा है 120 माइनस 120 बराबर 0। तो एफ डॉट बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है प्यारे बच्चों? 0। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सिर्फ वही ऑप्शन होगा जो एफ डॉट बी की वैल्यू को 0 बना पा रहा है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3। देखो कितने आसानी से अपन ने इसको सॉल्व किया है ना, छोटे से। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस को रखेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे, देखेंगे फोर्स, भाई वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यूज दिस कंसेप्ट, राइट बेटा। हो सकता है वेलोसिटी पूछी होती तो उसके अंदर भी कैसे आप सारे ऑप्शंस को निकालते, एफ डॉट वी करते, जिसका डॉट आता 0 वही उसका क्या हो जाता? उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही हो, राइट बेटा। चले तो पुट योर स्माइल ऑन योर फेस एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चला जा चीते, क्या बोल रहा है देख छोटे ध्यान से। A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current coil in the shape of an equilateral triangle of side A and a square of side A. The magnitude of the dipole moments of the coil in each case respectively are. देखो ध्यान से, देखो आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये ना आपको आइडिया देता हूं मैं, आपको आइडिया लगेगा। देख ब्रो, 2021 में पहला सवाल, ठीक है, देखते जा। 2021 में यही था क्या? पहला यही था क्या? नहीं, पहला सवाल ये हो गया है ना, ये दूसरा सवाल है ना, दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम, राइट, दिस इज थर्ड प्रॉब्लम, राइट, एंड दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम। डूड, फोर्थ प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। सी हाउ इंपॉर्टेंट दैट चैप्टर इज, राइट। तो यू कैन नॉट मिस दिस आउट दिस चैप्टर। आइए चलते हैं, किसकी बात करें यदि अपन, कौन सा क्वेश्चन था? ये था। तो यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil in the shape of this, है ना। तो आपसे बेसिकली क्या पूछा है, देखना ध्यान से। लेंथ कितनी है? 12A है। बहुत बढ़िया सूर्या सर। इस लेंथ ऑफ वायर को क्या किया गया है? सबसे पहले A 3A, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर, ध्यान सुनना ना। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए में उसको बदला गया है। अगर ऐसा है बेटा, ध्यान सुनो, ए मतलब टोटल लेंथ 12A है
है ना, और कितना, एक लूप का सरकमफेरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे कितने लूप चाहिए होंगे, 4। तो क्या मैं बोल दूं इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा सर ए एंड नंबर ऑफ टर्न शुड बी इज इक्वल्स टू 4। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, उसको किस में बदला है, देख एक स्क्वायर में बदला है ना, एक स्क्वायर में बदला, स्क्वायर ऑफ साइड ए में बदला, ठीक है ब्रो। चला आजा, मतलब सूर्य सर एक स्क्वायर लिया अपन ने, यस सर, मतलब ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, इज इट 4 है, यस सर। कितना चाहिए, 12 चाहिए। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे सूर्य सर, 3 होंगे। कंफर्म हो गया, ये तो डेटा है, ये तो डेटा है जो सवाल में दिया है। अब आगे कंसेप्ट पे सीखते हैं। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, तो कंसेप्ट बोलता है कि सर कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है NIA के बराबर, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के बराबर। सॉरी, M की वैल्यू कितनी होती है ब्रो, NIA, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या होता है करंट, A क्या होता है चीते, A क्या होता है एरिया वेक्टर। बस सर खत्म करेंगे, अभी अपने को समझ में आ गया क्या करने का। अभी देखो सर क्या अपन बढ़िया बढ़िया करते हैं सर। M1 की बात करेंगे अपन, N हो गया 4, फालतू बात नहीं करेंगे सर हमसे। करंट क्या है अभी भी I। सर एरिया की बात बताइए आप, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यस और नो बेटा। बेस कितना है इसका देख ध्यान से, बेस पूरा ये इंटू एल्टीट्यूड कितना, ये एंगल कितना होगा, 60 होगा या नहीं होगा, यस सर। तो इसकी हाइट हो जाएगी बेटा, देख ध्यान से, क्या a sin 60, sin 60 कितना होता है बंधु, √3a/, क्या हो जाएगा 2, मतलब इंटू √3a/2। हालांकि आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √3/4a² है। तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ला 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 ला, ये इधर आओ चाचा, ला 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 ला। M1 की वैल्यू आ गई है √3IA²। इज इट फाइन और नॉट बेटा, यस सर। M2 की वैल्यू आ चुकी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 3, करंट अभी भी कितनी है I, और एरिया कितना है बंधु, NIA है, जहां पे A क्या है ब्रो, एरिया है। एरिया कितना है इसका मुझे बता सकते हैं क्या, A²। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मैटर मैटर क्लोज हो जाएगा, क्या मैटर मैटर क्लोज हो जाएगा, क्या M1/M2 की वैल्यू जो आएगी ट्राइंगल अपॉन स्क्वायर की 1/√3 आएगी। अरे अमेजिंग बाबा, अमेजिंग अमेजिंग बाबा, अमेजिंग। अच्छा ये तो रेशियो निकाल ले, सॉरी रेशियो निकाल ले। क्या पूछा हुआ था आपसे, पूछा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो अभी निकाल ही चुके हैं अपन। क्या क्या निकल चुका है देखो ध्यान से, क्या एक √3IA² निकला है और क्या एक 3IA² निकला है, √3IA² और 3IA², ऐसा ऑप्शन था बी, ऑप्शन था बी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कैसे अप्रोच किया। देखा आपने, M = NIA है ना, लेंथ दे रखा है 12 है, उसको किस में बदल दिया इन्होंने, ट्राइंगल में बदल दिया। तो यार बता ए ट्राइंगल है, मतलब बनाना कितना है, 12A का ट्राइंगल था तो कितना लगेगा, 4 टर्न आ गया। वैसे ही तेरे को एक और स्क्वायर तूने बना दिया। अब मुझे बताइए जो स्क्वायर है इसको क्या करना पड़ेगा तुझे, 12A बनाने के लिए 4A तो आ ही गया है, 3 टर्न डालने पड़ेंगे। यहाँ पे N के दोनों की वैल्यू लगाई, NIA निकाला, मैटर कर दिया क्लोज। बोलो जय श्री राम। चला जाए आगे की तरफ, चलो तो बढ़ते हैं आगे तरफ बेटा। क्या हो गया सवाल, आगे गया आगे 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 आगे। हाँ, A long solenoid of radius 1 mm, है ना, ध्यान से देखना बेटा। A long solenoid of radius 1 mm has 100 tons per mm. If 1 ampere current flows in the solenoid, then the magnetic field strength at the center of the solenoid will be. It's a very amazing problem. Same question वैसा ही है जैसा अपन ने पहले किया था। क्या दिया है देखो, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। यदि एक करंट इसमें फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर पे क्या होता है फॉर्मूला, यदि आपको याद हो, यदि याद हो बेटा, इज इट μ0 × NI बेटा। यस सर, डेफिनेटली इट इज μ0 × NI, है ना। चलो तो मुझे बताओ, 100 टर्न्स है पर mm, है ना, तो n की वैल्यू निकालते हैं। 100 टर्न्स पर mm, एक mm में क्या 10 की पावर -3 मीटर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, यस सर। मतलब क्या है सर, ये लिखा है 100 × 10 की पावर 3। अच्छा 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 सर, इसका मतलब तो ये लिखे हैं 10 की पावर 5। क्या लिखे हैं ये, 10 की पावर 5। अच्छा अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना, करंट तो कितना है, m एम्पियर ही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 4π × 10 की पावर -7 × 10 की पावर 5। क्लियर है कि नहीं बच्चों, देखो 4π × 10 की पावर -7 × 10 की पावर 5। और क्या बचा, और क्या बचा, μ0 हो गया, n हो गया, और I की वैल्यू तो कितनी है, 1 है। उत्तर आ गया है बेटा 4π × 10 की पावर -2, 4π × 10 की पावर -2। तो 6.28 × 10 की, नहीं कितना आएगा,
3 पॉइंट 4 12 12 12 सॉरी कितना आएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो गया 1। इसके ऊपर मैंने थोड़ा कंसेप्ट क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी आपको पता है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है सोलेनोइड की वजह से म्यू नॉट इंटू NI होता है। बढ़े आगे की तरफ? यस सूर्या सर। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, है ना? ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? थ्योरेटिकल। देखो क्या बोलता है, Biot-Savart law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitely small current element ideal of a current carrying conductor only। ठीक है, पहली बात क्या बोल रहा है, बायो-सैवर्ट का नियम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आइडियल के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता के व्यंजक प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। बायोट-सैवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज Q, with the former being related to the field produced by a scalar source ideal while the later being produced by a vector source Q। एकदम गलत बात है। मैंने आपको अभी बताया था dl एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। dl कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद करो, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। यस और नो बेटा? यस सर। dl वेक्टर क्वांटिटी है, पर इस भाई ने क्या बोल दिया इसको, स्केलर क्वांटिटी। खत्म। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। उसको भाई ने क्या बोल दिया? वेक्टर। तो भैया 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 स्टेटमेंट 2 तो क्या है? स्टेटमेंट 2 तो क्या है? गलत है। तो देखो ध्यान से, स्टेटमेंट 2 गलत है ना, तो कहां गया? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है या नहीं है? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसने उल्टा कर दिया ना। क्यू को उसको बताना चाहिए था क्या? स्केलर। और आइडियल को बताना चाहिए था वेक्टर। उसने बोल दिया नहीं भैया ये स्केलर ये वेक्टर। हमने ही बोला चलो भैया बाहर में जाओ। ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो हम मान लेते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट। समझ में आया क्या बोलती बनते की पब्लिक? चलते आगे तो छोटे। For Ampere circular law for a long straight wire, right, of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire is। देखो ध्यान से बेटा, for Ampere circular law for a long straight wire of a circular cross section carrying a steady current, तो अभी मैंने ये क्वेश्चन किया, याद हो यदि आपको कैसा होता है? ला 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 ला, ऐसा होता है कि नहीं? अभी किया, अभी थोड़ी देर पहले किया। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है? A linearly increasing function of distance up to the boundary of the wire and then linearly decreasing। लीनियर तो है नहीं, एक कैसा है? एक linearly increasing है ना, और एक inversely decreasing है। तो देखो ध्यान से आगे, A linearly increasing function of a distance, ये बिल्कुल सही है यहां तक। And then decreasing one with 1 upon r dependence of the outside region, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था B inside directly proportional है r के और B outside inversely proportional है r के, यदि आपको याद हो। अभी अपन ने निकाला थोड़ी देर पहले, किसके अंदर बेटा? एक लॉन्ग करंट कैरिंग है ना, सॉलिड सिलेंडर की बात करूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंदर की तरफ r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाहर। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। ये आपके सामने एक प्रश्न है बेटा, चलिए ट्राई करना है आप लोगों को एक बार, है ना। ये कौन से वाले प्रश्न आ चुके हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, है ना, जहां स्ट्रेट वायर और एक आर की वजह से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या बोलता है अगला प्रश्न। तो वो बोलता है कि a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by। बहुत आसान सवाल है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल आपको हर साल देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर दोनों हैं, एक स्ट्रेट वायर भी है और एक क्लोज लूप बनाने की भी कोशिश की गई है। हालांकि ये सेमी सर्कुलर आर्क है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं वायर का पहला सेगमेंट, इसको मैं मान लेता हूं दूसरा सेगमेंट, इसको मैं मान लेता हूं तीसरा सेगमेंट। तो मुझे बताइए, पहले वाले स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉइंट पी पे, क्या वो बोर्ड के अंदर जाती हुई होगी? बिल्कुल सही सर। तो B1 का जो मान है वो कहां है? बोर्ड के अंदर जाता हुआ। क्या B2 का मान भी बोर्ड के अंदर जाता हुआ है? बिल्कुल सही सर, B2 का मान भी बोर्ड के अंदर जाता हुआ है। परंतु क्या B3 का मान बोर्ड से बाहर आता हुआ है आपकी तरफ? यस सर। तो B3 का मान जो है सूर्या सर वो हमारी तरफ आता हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो सर कुल मिला के जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे, बाहर आने वाला क्या है? B3 है माइनस B1 माइनस B2। बिल्कुल सही सर। तो सर आप B1 और B2 और B3 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। बिल्कुल सही सर। आइए देखते हैं क्या होगी, आइए देखते हैं।
सबसे पहले मैं बात करता हूं B3 की। तो B3 की मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर, ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, रेडियस में मान लेता हूं इसकी R है, दे ही रखा है क्वेश्चन में, टाइम्स ऑफ, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, पाई एंगल सबटेंड कर रहा है क्योंकि सेमी सर्कुलर है, माइनस ऑफ। अच्छा देखो, क्या B2 और B1 इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं? क्यों? क्योंकि जैसा पॉइंट P ऊपर वाले तार के लिए है वैसा ही पॉइंट P नीचे वाले तार के लिए है, और हालांकि दिशा भी दोनों की सेम है, तो क्या मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक इन्फिनिट वायर की वजह से क्या लिखा जा सकता था सूर्य सर, म्यू नॉट I अपॉन, देखना ध्यान से बेटा, 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो एक एंगल जो है, एक एंगल तो 0 डिग्री बना रहा है और दूसरा एंगल क्योंकि इन्फिनिट है तो तकरीबन 90 डिग्री, तो यहां हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि एक होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहां थीटा 1 और थीटा 2 एंड पॉइंट से पॉइंट P पर बनाने वाला एंगल होता है। ऑलराइट बच्चों, उस चीज का इस्तेमाल किया मैंने, तो साइन 90 हो गया चीते 1, साइन 0 हो गया छोटे 0, और उत्तर हो चुका है, देखेंगे ध्यान से, क्या बेटा, पाई से पाई का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज, और यहां आएगा म्यू नॉट I बाय 4R माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। स्वाभाविक तौर पे क्लियर है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सही सर। तो उत्तर आना चाहिए था म्यू नॉट I अपॉन 2R, यदि कॉमन ले लो बेटा, है ना, तो क्या लिखा हुआ है, 4R ही कॉमन लिया इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। तो म्यू नॉट I अपॉन 4R यदि कॉमन ले लिया जाए तो ये लिखा है 1 अपॉन, क्लियर है कि नहीं है, 1 माइनस कितना आ चुका है, क्या यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पे 2 बाय पाई लिखा जा सकता था कि नहीं, तभी तो नीचे क्या बनता, 2 पाई बनता। तो आंसर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R 1 माइनस 2 पाई, और ये पूरी की पूरी चीज क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब दिशा कहां है, बाहर की तरफ आते हुए, तो म्यू नॉट I अपॉन 4R 1 माइनस 2 पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। यह प्रश्न एक अच्छा सवाल है, इसीलिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आना चाहिए बी, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल सही। मिलता है अगले प्रश्न में। देखिए क्या बोलता है अगला प्रश्न, बोलता है, ध्यान सुनना, कि wire carrying a current I along the positive x-axis has a length L. It is kept in a magnetic field फलाना. The magnitude of the magnetic force acting on wire is which? ढिमकाना। आपको ये बताना है। तो फलाना दे रखा है आपको मैग्नेटिक फील्ड, ढिमकाना बताना है मैग्नेटिक फोर्स। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जो फोर्स लगता है प्यारे बच्चों वो होता है I L क्रॉस B। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। देखिए करंट I है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज अ लेंथ L, मतलब L वेक्टर की वैल्यू दे रखी है L, यस और नो बच्चों, I कैप। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो B वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है प्रॉब्लम में, बताओ क्या दे रखी है सूर्य सर? ये दे रखी है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। सर एकदम खत्म सवाल हो चुका है। अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपली आपको करना है नेट फोर्स निकालने के लिए, दैट इज I L क्रॉस B, दैट इज L I कैप क्रॉस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेक्टर B बच्चों? इट इज 2I कैप प्लस 3J कैप, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, दिस इज द वैल्यू। जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा बच्चों, I है ना, I क्रॉस I क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल सही। I क्रॉस J, L को मैं बाहर ले लेता हूं बेटा, है ना, तो I क्रॉस J कितना हो जाएगा K, तो ये हो जाएगा 3K कैप, है ना। ऐसे ही I क्रॉस K कितना होता है माइनस J, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4J कैप। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ आंसर है 3 कैप प्लस 4J कैप बेटा। अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है आपसे ना, अभी भी आंसर आया नहीं है ना, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सूर्य सर? IL अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर शुड बी 5IL, आंसर शुड बी 5IL। और कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चों 5IL? ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर टू द प्रॉब्लम।
इसी के साथ प्यारे बच्चों हमने कर लिया है मैग्नेटिज्म 1 समाप्त। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म 2 EMI और AC की। तो चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों मैग्नेटिज्म 2 की। मैग्नेटिज्म 2 की आइए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। देखिए क्या बोलता है। सवाल यह है कि एक मैग्नेटिक नीडल है सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर रूट 3 जूल्स ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी। बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक नीडल है ना, तो उसको रूट 3 जूल ऑफ वर्क लगता है उसको 60 डिग्री को टर्न करने में। तो इसी पोजीशन पे ध्यान सुनना, इसी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए कितना टॉर्क लगेगा आपको यह ज्ञात करना है। और यह ज्ञात करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा कि W जो होता है वर्क डन, एक मिनट, जो वर्क डन होता है W दैट इज गिवन बाय MB cos theta 1 minus cos theta 2। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। आपने ये तो पढ़ा ही होगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ m डॉट बी। दैट सिंपली मीन्स व्हाट बेटा, माइनस MB cos थीटा, है ना। तो U1 को क्या लिख सकते थे बच्चों आप, माइनस MB cos थीटा 1। U2 क्या लिख सकते थे बेटा, माइनस MB cos थीटा 2। और U1 माइनस U2 जो होता, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है बच्चों, मुझे बताओ ध्यान से। आप हो जाता U2 माइनस U1 करते तो कितना आता बेटा, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, यस सर, यह आता MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और यही रिस्पॉन्सिबल होता वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर नीडल को घुमा के थीटा 1 से थीटा 2 पे रखने के लिए, है ना। तो हालांकि मैंने पूरा डेरिवेशन कर दिया है, बट स्टिल यू कैन एक्चुअली रिमेंबर दिस फॉर्मूला बच्चों। W इज इक्वल्स टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड टू मूव द नीडल फ्रॉम एन एंगुलर पोजीशन ऑफ थीटा 1 टू एंगुलर पोजीशन ऑफ थीटा 2। बिल्कुल सही सूर्या सर। आइए खटाखट वैल्यूज को पुट किया जाए ताकि हमें मालूम चल पाए कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखना ध्यान से, थीटा 1 को पहले मान लेते हैं 0 था, उसके बाद चचा जान थीटा 2 इसको लेके गए हैं 60 डिग्री पर, जिसकी वजह से आपको वर्क डन पता चल चुका है। ये हो जाएगा MB इंटू cos 0 माइनस cos 60 डिग्रीज। आई गेस यही है। ऑल राइट एवरीवन, आई गेस यही है। कहां से कहां तक लेके गए हैं, सॉरी, सबसे पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है ना, रिक्वायर रूट 3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट टू अ 60 डिग्री। सॉरी, पहले तो देखते हैं अपन, मैग्नेटिक नीडल है ना, वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है बेटा। पैरेलल है मतलब पहले थीटा कितना है बच्चों, 0, उसके बाद इस नीडल को 60 डिग्री लेके गया है, इसीलिए मैंने थीटा 1 को रखा 0, थीटा 2 को रखा 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा उत्तर, सूर्य सर, MB cos 0 होता है बच्चों 1, cos 60 होता है 1/2। दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू MB/2। अरे बहुत ही बढ़िया सूर्य सर, मतलब W की वैल्यू कितनी है, MB/2, और क्वेश्चन में इसी को रूट 3 जूल्स दे रखा है। आई गेस यही दे रखा है, यस देखो बेटा, रूट 3 जूल्स है ना। तो क्या लिख दो, रूट 3 शुड बी इज इक्वल्स टू MB/2। तो MB की वैल्यू तो मैंने निकाल ली बच्चों 2√3। MB की वैल्यू कितनी निकाल चुका हूं मैं, 2√3। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड, है ना, हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड, है ना। तो टॉर्क के बारे में देखो ध्यान से बेटा। टॉर्क का क्या गेम है ब्रो, टॉर्क होता है M क्रॉस B। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लीज। यस सर, तो M क्रॉस B बोले तो क्या हो जाएगा छोटे, MB साइन थीटा, और थीटा 60 डिग्री पे उसको मेंटेन करके रखना है, तो MB इंटू साइन 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 MB/2। क्लियर है या नहीं बच्चों, क्लियर है सूर्या सर। तो अगर ऐसा है मेरे भाई तो मुझे बता MB की वैल्यू कितनी है छोटे, क्या ये 2√3 है, यस सर। तो रख दूं क्या यहाँ पे, यस सर, रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√3। मैटर क्लोज, आंसर हो जाएगा 3।
क्लियर है या नहीं? तो उत्तर कितना आना चाहिए बेटा? 3 जूल शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, इसमें टॉर्क का भी फॉर्मूला यूज हो गया एंड कंसेप्ट ऑफ डब्ल्यू भी यूज हो चुका है। ठीक है, शाबाश। तो बेटा ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पे पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है और उसके बाद उससे रिलेटेड खूब सारे प्रॉब्लम करने हैं ताकि आपके फॉर्मूलेस पे कमांड आ पाए। और जैसे ही एक बार फॉर्मूले पे कमांड आएंगे, आप नीट में आप देखोगे कि फॉर्मूले पे जितना ज्यादा अच्छा कमांड है, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चंस को उतनी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना ही नहीं होता है, फॉर्मूले पे कमांड भी होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंजेस हो सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पूछेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल एजेंट के लिए कैसे निकालेंगे, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। नहीं तो इसमें अगर एक साइन भी गलत हो गया तो इसके गलत ऑप्शंस भी, गलत आंसर्स भी इसके ऑप्शंस में होते हैं, जिसकी वजह से यू कैन लूज आउट सम नेगेटिव मार्क्स। तो मेक श्योर करें फॉर्मूले के साथ साथ उसके पीछे की थ्योरी को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा। बढ़े आगे की तरफ? यस सर। आजा छोटे, देख अगला सवाल क्या है। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तेरे को बहुत पूछे जाएंगे, इसीलिए ये किसी पर्टिकुलर एंगल के बजाय मैं एक डेरिवेशन करके देता हूं जिसका तू फॉर्मूला याद भी रख सकता है। और अगर कोई भी सिंपल बार मैग्नेट को किसी भी शेप ऑफ एन आर्क में कन्वर्ट किया जाए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या डिराइव होकर आएगा, ये अपन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा समझते हैं। देख छोटे, पहले क्या था, ध्यान सुनना। पहले क्या था, अब बार मैग्नेट था, सिंपल एक स्ट्रेट बार मैग्नेट था। लेट अस सपोज इसकी लेंथ जो है वो L है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वीरे? M है। परफेक्ट है या नहीं? सी स्मॉल m है मान लेते हैं, ठीक है ठीक है। ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन। दिस इज अ कंसेप्ट टू सॉल्व। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सूर्य सर, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इसको ना आप किसी आर्क के शेप में मोड़ दोगे, ध्यान सुनना, मैं बताता हूं m का मतलब क्या है। m का मतलब है स्मॉल m इंटू L। पढ़ा होगा आप लोगों ने? यस सर। स्मॉल m जो होती है वो पोल स्ट्रेंथ होती है और L क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, मैग्नेटिक सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स। राइट बच्चा? राइट सर। सो सी दिस एंगल इज व्हाट? लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस ऑब्वियसली थीटा इज इन रेडियंस, है ना, रेडियंस में लिखा है मैंने, ना, दिस इज इन रेडियंस। राइट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इफ दिस रेडियस इज r, लेट अस सपोज दिस इज आल्सो r, व्हाट इज दिस चैंप? क्या तू बोल सकता है? ध्यान सुनना है, तूने पढ़ा भी होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले में, ये आधा एंगल छोटे हो जाएगा थीटा बटे 2। परफेक्ट है। ये यदि r है, ये थीटा बटे 2 है, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा के सामने वाला चचा जान साइन होता है भैया जी, तो r साइन थीटा बाई 2। और छोटे ये भी कितना हो जाएगा? r साइन थीटा बाई 2। तो मुझे बता इस केस में जो नई डाइपोल लेंथ हो जाएगी L डैश, वो कितनी होगी, मुझे बता सकते हैं क्या? यस सूर्या सर, 2r sin theta by 2, sorry, 2r sin theta by 2. Absolutely perfect. Is it absolutely perfect? तो कितना हो गया ये? 2r sin theta by 2, ये हो चुका है लेंथ। Now the point is that we need to find out the new magnetic moment. So could I say m dash will be is equals to, पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी वही है क्योंकि एरिया के साथ कोई छेड़खानी की नहीं गई है। अब जो नई लेंथ है वो हो चुकी है 2r sin थीटा बाई 2। अमेजिंग। अब अगला इंपॉर्टेंट बात, अब r को हटाना, क्योंकि r तो अपने को मालूम नहीं था, लेकिन अपने को ही पता है क्या बेटा, आर्क और लेंथ, ये लेंथ जो होगी आर्क लेंथ, क्या ये r इंटू थीटा के बराबर होगी कि नहीं होगी? और यही इसी को L को ही आपने r इंटू थीटा में बदला है, तो क्या मैं दूसरा इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, L इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। यहां से r की वैल्यू आती है L बटे थीटा। ये यदि उठा के यहां पुट कर दिया जाए तो m डैश, देखते जाना बेटा ना, एक बहुत बढ़िया क्यूट सा फॉर्मूला निकालूंगा मैं, है ना, बहुत ही क्यूट सा फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 इंटू m इंटू r की जगह लिख दिया जाए क्या बच्चों बताओ? r की जगह l अपॉन थीटा लिख दिया जाए क्या बेटा? यस सर, L अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। देखते जाना अपना, बहुत क्यूट सा फॉर्मूला निकलेगा। m इंटू L जो है वो क्या पुराना वाला m है? यस सर, मजेदार सर, m साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई
2। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि जो नया m डैश होगा वो होगा m इंटू साइन थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। बिल्कुल सही है सूर्या सर। आइए अब इस प्यारे से फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे थीटा का काम कौन कर रहा है छोटे? 60 डिग्री कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा m इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन, देखो थीटा यहां रेडियंस में रखना है, याद रखना है ना बेटा? यस बेटा। तो थीटा बाय 2 60/30 है ना, तो पाई बाय 6। परफेक्ट हो गया कि नहीं? यस सर, पाई बाय 6 आता ही आ गया ये। 6m बाय पाई इंटू साइन 30 चचा जान होता है 1/2, 2 3 6। उत्तर हो चुका है 3m बाय पाई। मैटर हो चुका है क्लोज। 3m बाय पाई। कितना सुंदर सवाल, कितना सुंदर उत्तर और कितना सुंदर फॉर्मूला। यस और नो बच्चों? यस सूर्या सर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का मैटर क्या कर सकते थे? क्लोज कर सकते थे। तो एग्जाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये फॉर्मूले में मजा आया या नहीं आया, और ये जो मजा है मैं पूरे भारतवासियों को देना चाहता हूं। चलो चलते आगे की तरफ। नाउ next problem. Following figure shows the arrangement of a bar magnet in different configurations. Right? Each magnet has a magnetic dipole moment m. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? We need to understand this magnetic dipole moment is actually a vector quantity. So, in these two vectors, if we want the sum of a vector to be maximum, that this simply means what? The resultant magnitude of the two vectors is given by m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos theta। उसका अंडर रूट करेगा तो मैक्सिमम कब आएगा ब्रो? मुझे बता। जब cos थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली होगी? मैक्सिमम रहने वाली होगी। देखना ध्यान से, नेट डाइपोल मोमेंट है ना। देखो ध्यान से देखना, cos थीटा यदि मैक्सिमम होगा, cos थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तो m नेट जो होगा वो भी क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। यहां साउथ से लेके नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ, यहां थीटा की वैल्यू निकाल कितनी है? 90। साउथ से लेके नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ, थीटा की वैल्यू निकाल कितनी है? 180 डिग्री। यहां कितनी है ब्रो? साउथ से लेके नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। साउथ से लेके नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? स्वाभाविक सी बात है, cos 90 तो क्या हो जाएगा? 0, तो कुछ दे ही नहीं पाएगा। cos 180 तो क्या हो जाएगा? -1, और घटा देगा। अरे यार, cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 60 कितना होता है? सूर्या सर, cos 60 तो होता है 1/2। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है इन सब में से? ध्यान सुनना, यह है 0, यह है -1, यह है √3/2, और ये कितनी दे रहा है बच्चों? 1/2। कौन सी ज्यादा है? √3/2। तो ऑप्शन होना चाहिए सी। तो सी किस में है बेटा? फर्स्ट का ऑप्शन होना चाहिए सी। फर्स्ट है सी। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। और इसी के साथ हमने खत्म कर लिया बेटा मैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट भी। बात करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड EMI। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज कंपेयर टू दीज टू। सो मेक श्योर करें बेटा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है और खासकर मैग्नेटिज्म है उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है द करंट I इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर। ये आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है और बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम इन द कॉइल। किसी प्रेरक में विद्युत धारा आरेख में दर्शाए गए वक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ या आरेख समय के साथ वोल्टता के सही परिवर्तन को दर्शाता है? इस बारे में हमको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको मालूम होगा कि जैसे ही, ध्यान सुनना, जैसे ही किसी लूप के क्रॉस के फ्लक्स को बदला जाता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू -d∅dt। बोलो यस सर नो? यस सर। और आपको पता होना चाहिए, चलो तो फाई जो होता है बंधु वो होता है, ध्यान सुनना, क्या
L इंटू आई के बराबर। तो मुझे बता EMF मुझे पता था डी फाई बाई डी टी होता है, बिल्कुल पता था सर, आपको सही ही पता था, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी भी तो लिख सकते थे। अरे बिल्कुल बंधो, तो यदि EMF होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो क्या आप इसको डिफ्रेंशिएट करके बता नहीं सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, आइए बताते हैं सर। देखिए आइए, ये क्या है, ये मान लेते हैं ये कोई आई नॉट है। अच्छा, ऐसे एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बता, ये स्ट्रेट लाइन है, ये I इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट K टाइम्स ऑफ T लिखा है, बोल यस और नो। अब डी बाई डी टी निकालेगा तो क्या आएगा मुझे बता, कोई कांस्टेंट K ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले एक बार पॉजिटिव आएगा, उसके बाद एक बार नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इसका स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव। और डी बाई डी टी क्या बताता है, स्लोप ही तो बताता है। और यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करी है, यदि साइंस के साथ बात करी होती तो ऑप्शन कोई सा नहीं होता, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करी है तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी, क्योंकि पहले कांस्टेंट स्लोप in a positive direction, फिर constant slope in a negative direction. This will be the value of VT. All right everyone. सर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बच्चे वो कांस्टेंट होता है, ना ही कोई साइनोसॉइडल होता है, ना ही कोई ट्रायंगुलर होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? मेरे अनुमान में ऑप्शन नंबर होना चाहिए डी। आगे बढ़ते हैं जीवन में। It's a very good problem. It's a very good problem. आइए देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों सवाल ये। In a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure as a function of time. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is. Right? अब आपसे पूछा गया है, अगर आपको किसी कॉयल जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसके अंदर I वर्सेस T का कर्व आपको यदि पता है तो आपको ये बताना है क्या कि उसके अंदर फ्लक्स का चेंज वेबर में कितना हुआ होगा। इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी हम देखेंगे। आइए देखते हैं थ्योरी क्या है बच्चों। लेट अस डिस्कवर द थ्योरी। तो पहले कंसेप्ट देखेंगे ना, तो देयर इज अ कंसेप्ट रिक्वायर्ड। कंसेप्ट रिक्वायर्ड। What is the required concept to solve this problem बच्चों? आइए let us try to figure it out. So could I say सर जो induced EMF होता है ना, वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ तक, बिल्कुल सही। Could I say that current that I'll get will be E by R बच्चों? Yes sir. Or you could say 1 upon R d phi by dt. Is it fine champs? Yes sir, yes sir. देखते हैं, तो E I is equals to E by R 1 upon R d phi by dt. अब एक बात बता छोटे, क्या मैं इस पर लिख सकता था I dt बराबर d phi बटे R? अरे अमेजिंग सर जी, अमेजिंग। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो पता चल जाएगा भैया कुल कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा उस कॉयल के अंदर से, जिसका मान होगा डेल्टा फाई बटे आर के बराबर। अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। तो देख क्वेश्चन में, देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या आई और टी का कर्व दे रखा है? यस सूर्या सर। और यदि ये आई और टी का कर्व दे रखा है बच्चे, देख ध्यान से मेरे भाई, यदि आई और टी का कर्व देखा तो इसका ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा? टोटल चार्ज दे देगा, और आपको डेल्टा फाई निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि डेल्टा फाई तो आपको पता ही है किसके बराबर होगा, क्यू, टोटल चार्ज इनटू, सॉरी इरेजर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा फाई हो जाएगा बच्चे, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, और मैटर हो जाएगा क्लोज। क्यू क्या है? एरिया अंडर, एरिया अंडर आई टी कर्व, मैटर क्लोज छोटे। तो दिस इज द कंसेप्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन में। अब इसका एरिया अंडर कर्व निकाल ले, बता कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा छोटे? बेस हो जाएगा छोटे 0.1 इंटू हाइट कितना है छोटे? 4, 2 दूनी के 4, कितना आ चुका है? 0.2 कूलम सर जी। जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा, और उसके बाद तो सर आपने अभी मैटर क्लोज ही कर दिया था, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय सर प्रतिरोध कितना दे रखा है? तो प्रतिरोध का मान है छोटे 10, उत्तर है छोटे 2। नाइस सर जी, नाइस। डेल्टा फाई की जो वैल्यू आई 2 वेबर आई है, और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर दूसरा ही है। तो कितना आ जाएगा उत्तर? मेरे हिसाब से तो 2 वेबर आना चाहिए। देखते हैं। अच्छा 2 का 2 है ना, सेकंड 2 वेबर। ओहो, दिस इज द आंसर बेटा। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2 वेबर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, यहां से कैसे अपन ने डेल्टा फाई का मान निकाला, कैसे क्यू का इस्तेमाल किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF is, देखो ध्यान से,
बोल रहा है तार का एक लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो परिक्रमण में इससे प्रेरित ईएमएफ की दिशा में आवृत्ति परिवर्तन होती है। देखो क्या है, जरा सोचना, एक ऐसा ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है और मेरा हाथ ये लूप है। अब इसको आप जब रोटेट कर रहे हो तो करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी, जरा देखना ध्यान से, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले मान लो अगर ऐसा है ना, तो सबसे पहले अगर आप ऐसा ऐसा करते जाओगे, पहले एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी। आपको बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि लूप के अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा ताकि उसके अंदर फ्लक्स को कम कर पाए, और यदि घट रहा है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि उसके अंदर फ्लक्स को क्या कर पाए, बिल्कुल सही बोला छोटे तूने, बढ़ा पाए। एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब क्या है ब्रो? इसका मतलब यह है, मान ले ये मेरा हाथ है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, बढ़िया फ्लक्स जा रहा था, उसके बाद धीरे 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 फ्लक्स कम हो रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी ताकि करंट बढ़े। उसके बाद वापस से ऐसा हो गया, अब वापस से, अब देख पहले कम हो रहा था, अब वापस से, अब इसमें तो जीरो हो गया, वापस से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अरे गजब सर, वापस से। तो पहले क्या हो रहा है, पहले फ्लक्स घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ऐसा कितनी बार हो रहा है? एक बार पूरे सर्कल को घुमाने में ट्वाइस पर रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर पहला। सर 2 बार ईएमएफ अपनी दिशा को बदलेगा। क्लियर है कि नहीं है? एक बार यहां से यहां तक आते हुए और एक बार यहां से यहां तक जाते हुए, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। अगला सवाल, a thin circular conducting ring PQR of radius r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V is. बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए आपको ये मालूम पता होना चाहिए कि यदि किसी भी कंसेप्ट, क्या है इसका, ध्यान सुनना, कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट रिक्वायर्ड, कंसेप्ट रिक्वायर्ड, yes or no champs? Yes sir. Let us try to figure it out what this want to say. The point is here कि सूर्य सर यहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा? तो कंसेप्ट यहां पे ये लगने वाला है बेटा, देखना ध्यान से। फॉर एनी रैंडम शेप्ड वायर, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, याद रखना कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। व्हाट डज इट गिव्स? ध्यान सुनना, द फोर्स इज I into L effective into B, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, BLV होता है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, इरेजर। फोर्स इज B इंटू, एक मिनट है ना, फोर्स इज क्या लिखते बेटा, B इंटू L इफेक्टिव इंटू V। यस और नो बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। L इफेक्टिव क्या होगा बेटा, मुझे बताओ। कोई भी यदि रैंडम शेप वायर है तो L इफेक्टिव होगा करंट की दिशा में इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ता हुआ शॉर्टेस्ट लेंथ होता है L इफेक्टिव। दिस इज L इफेक्टिव, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ऑब्वियसली भी पता होना चाहिए कि B, L एंड V म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये कंसेप्ट है, दो चीज आपको पता होनी चाहिए जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो। E इज इक्वल्स टू बी एल वी, अरे यार उल्टा लिखा, F नहीं, है ना। क्या लिखते हो फॉर्मूला जब भी आप? E इज इक्वल्स टू EMF इज इक्वल्स टू B इंटू L इंटू V। तो L क्या होता है यहाँ पे? L इफेक्टिव होता है। V क्या होता है? वेलोसिटी होता है। B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और फॉर अ रैंडम शेप वायर व्हाट इज L इफेक्टिव? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर। खत्म। बता इसके लिए इनिशियल और फाइनल ये रहा या नहीं रहा? बिल्कुल सही सर। ये दूरी कितनी हो जाएगी? सर ये दूरी 2r हो जाएगी। बात खत्म करो। 2r इंटू वी इंटू बी, बी इंटू वी इंटू 2r, बात खत्म। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी। R इज एट हायर पोटेंशियल ऑब्वियसली। क्लियर है या नहीं है बच्चों? यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी। R हायर पोटेंशियल पे क्यों है? आइए चेकआउट भी कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? देखो ध्यान से, है ना। तो जरा देखो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स कैसा लगता है? क्यों V क्रॉस B फोर्स लगता है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो देखो, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड V किधर है? इज फॉलिंग, है ना, वेलोसिटी नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ, ठीक है। तो V देखो, V क्रॉस B
पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेंगे, इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो हायर पोटेंशियल पे कौन हो जाएगा, आर, और लोअर पोटेंशियल पे कौन हो जाएगा बेटा, क्यू, और उत्तर हो जाएगा 2RVB। 2R क्यों लिखा, क्योंकि 2R जो है छोटे, वो है L इफेक्टिव। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। एक और सवाल, A conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame moves to the right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. It's a very good problem. It's a very, very, very good problem. मैं चाहता हूं एक बार आप इसको पॉज करके खुद ट्राई करें प्यारे बच्चों, है ना। तो एक बार आगे बढ़ते हैं। मैं सामने हट चुका हूं, आई होप आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, सूर्य सर करके दिखाएंगे इस सवाल को। आइए चलते हैं बेटा। चलो देखो क्या है, अब ये है आई और यहां पे आपने क्या रख रखा है, एक रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम है। काफी उटपटांग बन गया, थोड़ा सीधा बनाया जाए इसे। ऑल राइट, दिस इज द पॉइंट हियर, राइट, राइट सर। चलो देखते हैं, है ना। तो यहां पे क्या क्या लिख रखा है बच्चे, मान लेते कुछ नाम दे देते हैं अपन, है ना। नाम तो इसने दिया नहीं, ABCD, है ना। यहां से यहां तक की दूरी x है, आई गेस, बिल्कुल सही। ये पूरी दूरी a है। अच्छा मुझे बता, ये दूरी कितनी होगी, बता सकता है क्या? यस सर, सर ये दूरी कन्फर्म x माइनस a/2 होगी, और ये दूरी कन्फर्म x प्लस a/2 होगी। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा a है, तो आधा होगा a/2, आधा होगा a/2। अब इसको कितनी स्पीड से लेके जा रहे हैं मुझे बता बेटा, v स्पीड से। तो जरा सोच, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, डेफिनेटली सर। क्या इसकी वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है? डेफिनेटली सर। अब जरा देखो, तो क्या ये 4 रॉड की तरह बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही सर। कितने रॉड की तरह बिहेव कर रहे हैं? 4 रॉड की तरफ। लेकिन ध्यान सुनना, यहां पे L पैरेलल V है इस रॉड के लिए, BC के लिए, और यहां पे भी L पैरेलल V है। तो यहां पे इंड्यूस्ड EMF होगा 0, और यहां पे भी इंड्यूस्ड EMF होगा 0। तो सूर्य सर, इंड्यूस्ड EMF इन 4 वायर में से सिर्फ 2 ही जगह होगा। कौन कौन से वाले में? AB में और CD में। तो EMF induced will only be in wire AB and CD. Is it fine everyone? EMF इंड्यूस किस किस में होगा बेटा? सिर्फ वायर AB में होगा और CD में होगा। यदि ऐसा है तो EMF इंड्यूस AB में कितना होगा बता मुझे खटाक से। अच्छा देखते हैं। तो अब ध्यान सुनना। A conducting wire frame उसको कहते हैं a long straight wire carrying current I are located in the same place shown in the figure. The frame moves with the constant velocity. ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब हो क्या रहा है, सबसे पहले तो इंड्यूस EMF देखना है ना, देखना ध्यान से। अब पॉजिटिव चार्जेस किधर जाएंगे? क्यों? V क्रॉस B होता है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B। क्या पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाएंगे? यस सर। नेगेटिव चार्जेस ऊपर जाएंगे? यस सर। पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस नीचे जाएंगे? यस सर। तो मुझे बताओ, क्या मैं AB को ऐसा लिख सकता था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी? यस सर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहां तो कोई EMF जनरेट ही नहीं हुआ है, तो इस पूरे लूप को ऐसा बनाया जा सकता था, बिल्कुल बनाया जा सकता था, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी होती? BLV के बराबर होती। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसकी वजह से बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा, μ0I अपॉन कितना होता है जरा मुझे बताओ? एक इनफाइनाइट वायर की वजह से μ0I अपॉन 2πd होता है। तो 2π और d की वैल्यू तो इसकी वजह से कितनी है बेटा? x माइनस a/2 है। ये b हो गया, ये L हो गया, ये V हो गया। यहां पे भी कितना हो जाएगा? μ0I अपॉन 2π इंटू x प्लस a/2। यस और नो बच्चों? यस सर। इंटू L हो गया और V हो गया। तो जो टोटल EMF होगा, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, तो EMF इंक्लूडेड, तो नेट EMF कितना होगा? EMF ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। E1 माइनस E2 इज द वैल्यू ऑफ नेट EMF। यस और नो बच्चों? यस सर। जरा सॉल्व करो, क्या लिख दूं यहां से मैं? ये लिखा है सूर्य सर μ0I LV अपॉन 2π। तो आप एक काम करो, कॉमन ले लो, और यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन 2x माइनस a माइनस 1 अपॉन
2x प्लस ए इंटू 2 बाहर आ जाएगा, a/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये इसका उत्तर है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑप्शंस देखेंगे आप। आपसे पूछा कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो बहुत सुंदर आपको दिख रहा होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2x माइनस ए माइनस 1/2x प्लस ए। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? 1/2x माइनस ए, अच्छा मल्टीप्लाई भी किया हुआ है इसने, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से बेटा, म्यू नॉट ILV अपॉन पाई टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है सूर्या सर 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए अपॉन 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। खत्म है ना बेटा? यस सर। तो कितना आ गया ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया 2 म्यू नॉट ILV ए अपॉन पाई इंटू 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। तो अपना आंसर पता चल चुका है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए के। तो यह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, देखो सारे कंसेप्ट यूज हुए। क्यों यहाँ पे L क्रॉस V की वजह से EMF 0 हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे इन्फिनिट वायर की वजह से निकाला गया, तो नेट EMF आपको पता चला, यहाँ पे वैल्यूज पुट की गई, देन यू गॉट द राइट आंसर। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट सर, चलते हैं आगे की तरफ। A uniform magnetic field is restricted with a region of radius r. The magnetic field changes with the time at a rate dB/dt. Loop 1 of radius r encloses the regions of small r and loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field. Then the EMF generated is, देखो याद करो EMF क्या होता है बेटा बताओ? सर माइनस d∅/dt होता है, और तो और सर फाई होता है b इंटू ए के बराबर, तो क्या मैं लिख सकता था a इंटू dB/dt होगा? बिल्कुल परफेक्ट सर, विद अ माइनस साइन। मुझे बताओ यदि अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, यदि dB/dt की वैल्यू 0 है, तो EMF भी 0 होगा कि नहीं? बिल्कुल सर। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं है, मतलब इसके अंदर EMF इंड्यूस तो कितना होने वाला है? 0। और इसके अंदर कितना होगा सूर्या सर? इसके अंदर भी बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा a इंटू dB/dt, बात खत्म। ए क्या होगा? ए एरिया होगा जिसके अंदर चेंज हो रहा है। कितना एरिया है? ये पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। खत्म कहानी। तो उत्तर क्या होगा देखो ध्यान से, आपके सामने लिखा हुआ है उत्तर कि सर लूप 2 में तो 0 है और ए में कितना होगा? पाई r स्क्वायर इंटू माइनस dB/dt। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अच्छा एक और है, देखो ऊपर वाला कंफ्यूजिंग है, कैपिटल R स्क्वायर लिखा है बेटा, लेकिन फ्लक्स तो किसमें चेंज हो रहा है? कितने एरिया में? स्मॉल r में। स्मॉल r में फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा, कैपिटल R नहीं लेंगे, हमेशा वो एरिया लेंगे जिसके अंदर फ्लक्स का चेंज होता है, ना कि वो एरिया जिसके अंदर फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। और इसी के साथ समाप्त होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अपन चर्चा करेंगे आखिरी चैप्टर की सीरीज के, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ऑलराइट एवरीवन, देखिए अल्टरनेटिंग करंट से आप हर साल 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, एक स्पष्ट कुछ फॉर्मूलेस पे बेसिस पे होता है, और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है दोस्तों। चलिए तो करते हैं अगले प्रश्न की बात। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है। अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर और 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स। The angular frequencies of the source at which power transfer to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be। ये पूरे के पूरे बारे बच्चों एक स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो इसके ऊपर देखेंगे ध्यान से कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। इससे पहले कि मैं सवाल में आगे बढ़ूं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि पहले खुद इस सवाल को ट्राई करें। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करें। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया होगा और कई बच्चों ने इसका सही आंसर भी निकाल लिया होगा। जिन बच्चों से ना निकला हो उसके लिए बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। तो सबसे पहले इसके सारे डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। LCR सर्किट में L की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 80 माइक्रोफैरेड है और R की वैल्यू 40 है। तो L की वैल्यू कितनी बताइए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। L की वैल्यू सूर्या सर बताई है 5 हेनरी, C की वैल्यू बताई है 80 माइक्रोफैरेड मतलब -6 फैरेड्स। यस और नो बच्चों? यस सर। और R की वैल्यू है 40 ओम दे रखी है बच्चों। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 ओम्स। नाउ अब आपको
ये मालूम होना चाहिए कि इसमें लगने वाला फॉर्मूला कौन सा होगा। तो देखिएगा ध्यान से, हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो होती हैं ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर बाय 2l। क्या होती है बच्चों? ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर बाय 2l। तो ये इसमें कंसेप्ट लगने वाला है। हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होती क्या है? वो फ्रीक्वेंसीज जहां पे सर्किट के अक्रॉस का जो ड्रॉप है, मतलब पावर ड्रॉप है, वो आधा हो जाए। वो आधा होता है किन फ्रीक्वेंसीज पे? ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर बाय 2l। इनफैक्ट आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, पर इसका डेरिवेशन एक डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर बाय 2l। चमका क्या छोटे? यस सर। चला जा, अब आराम से इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं। जहां पे ओमेगा नॉट क्या होता है चीतो? ओमेगा नॉट होता है सूर्या सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए सूर्य सर। ये होती है 1/√LC। इसके और डेरिवेशन पे जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, रेजोनेंस किसी भी सर्किट पे तब अकर होता है जब टोटल इमेजिनरी रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। मतलब इमेजिनरी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल इंपीडेंस के अंदर जो एक्सएल हो जाए वो एक्सी के बराबर हो जाए, या फिर टोटल इंपीडेंस सिर्फ रजिस्टिव बचे, तो उस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों? उस केस में रेजोनेंस अकर होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी का मतलब एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है? ओमेगा नॉट लिख देता हूं बेटा ताकि आपको क्लियर रहे। तो 1/LC, इसी की वजह से ओमेगा नॉट आया है 1/√LC। ये दोनों डेरिवेशन और दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन दो फॉर्मूलेस की हेल्प से आप क्या निकाल सकते थे? वो दोनों फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते थे जिसमें आंसर देता हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ओमेगा नॉट कितना होगा पहले बताइए, यही सॉल्व करते हैं। दोनों फॉर्मूले तो आपको पता ही है। तो सर ओमेगा नॉट हो जाएगा 1/√L। एल की वैल्यू कितनी है ब्रो? 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो ध्यान से, 80 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 1/√ऑफ 5 है 40, 400 इंटू 10 की पावर -6। और ध्यान से देखो, ये लिखा है 1/ यहां से कितना निकलने वाला है? 20 और इंटू 10 की पावर -3। और ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा 1000/20। खत्म खत्म, कितना आया छोटे? ये आया है 50। तो टोटल आंसर होना चाहिए आपके पास, ओमेगा होना चाहिए था 50 रेडियन पर सेकेंड प्लस माइनस R/2L, जहां R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 40 और L की वैल्यू कितनी है? 5। तो 40/2 इंटू 5, 5 दूनी 10। उत्तर आता या तो 54 और या तो 50 में से 4 गया 46। तो 46 एंड 54 रेडियन पर सेकेंड शुड बी द आंसर टू द आंसर। कौन कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा। 54 एंड 46 है ना? 54 एंड 46, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एब्सोल्युटली क्या है प्यारे बच्चों? करेक्ट है। देखिएगा किससे कैसे सॉल्व किया गया है। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, दो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। पहला कौन सा फॉर्मूला? ओमेगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। दोबारा से आंख बंद करके दिमाग में फॉर्मूला डालेंगे, ओमेगा नॉट प्लस माइनस R बाय 2L। दोबारा बोलेंगे क्या होता है बेटा? ओमेगा नॉट प्लस माइनस R बाय 2L, जहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1/√LC के बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल अगर आपको अगली बार दिखे, इस टाइप का कैसा भी सवाल, आप मचा के फोड़ के आएंगे छोटे। चलिए बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp ignoring power losses in the transformer. What is the current in primary circuit? इस प्रकार का क्वेश्चन 2 बार पूछा है बच्चों, है ना? देखिए दोनों बार सेम टाइप का, बस डेटा की वैल्यू इधर से उधर कर दी गई है। ये नीट 21 का है, एक आगे भी दिखाऊंगा नीट 22 है, आई गेस 23 में सेम ऐसे ही सवाल पूछा है, खाली वैल्यूज इधर कर दी है। देखो कैसे करेंगे सवाल को। आपको ये बात समझना है ना? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? सिंपली चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, कंसेप्ट देख छोटे क्या लगने वाला है यहाँ पे। कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा क्या कि भाई साहब किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक बात का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कि भैया इनपुट पावर
इज इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट पावर। क्लियर है या नहीं? अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आउट कुछ पावर लॉसेस हो जाते तो बात अलग है। जब तक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, जब तक पावर के लॉसेस के बारे में कोई बात नहीं की गई है, आप हमेशा मान के चलेंगे इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। दैट मीन्स सिंपली व्हाट, वीपी इंटू आईपी, यह है प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय, बताओ, प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी करंट टाइम्स ऑफ वीएस इंटू आईएस। बिल्कुल सही, परफेक्ट है सर। अब एक बात बताओ, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? अब ध्यान से देखो, ये इसी कंसेप्ट पे सवाल हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट एंड 440 वाट लैंप इग्नोरिंग पावर लॉसेस। इग्नोरिंग पावर लॉसेस मतलब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट? सो कुड आई से सर वीपी इंटू आईपी शुड बी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 44 वाट, ये हो गया 44। मुझे बता छोटे, ये कितना दे रखा है, 220 इंटू आई पी बराबर 44। तो आई पी की वैल्यू आ चुकी है छोटे 44 बटे 220। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 दहिया 10, 2 बटे 10 कितना होगा, 1 बटे 5। उत्तर कितना होगा, 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, सेम ऐसा सवाल अभी आगे भी देखेंगे, रिसेंट ईयर्स में भी आया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल्स टू, बहुत अच्छे से पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है, याद करो। VRMS होता है बच्चों, आई गेस आपको पता हो, कितना इजी सवाल है, 2 रुपीज प्रॉब्लम। VRMS होता है VM अपॉन रूट 2। VM को कहते हैं पीक वैल्यू, VM को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट ही, राइट सर। तो देखिएगा ध्यान से, उत्तर क्या होना चाहिए कि सर जो पीक वैल्यू होगा वो √2 टाइम्स होगा VRMS के। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी है, √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ एन AC सोर्स। इसीलिए वी शुड गो विद ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ आप जीतते हैं पूरे 50 लाख रुपए। बढ़ते हैं जीवन में देवी और सज्जनों आगे की तरफ। A series LCR circuit with inductance falana, capacitance dhimkana and resistance chimkana is connected to an AC source of voltage dhimkana. If the resonant frequency of the LCR circuit is V0 and frequency of an AC source is V, then find out the value of V0 and V. सब चीज दे रखी है तुझे, देख L की वैल्यू दे रखी है छोटे, R की वैल्यू दे रखी है छोटे, C की वैल्यू दे रखी है तुझे, खुद वोल्टेज दे रखा है। तुझसे क्या पूछा हुआ है? तुझे तो सिंपली पूछा हुआ है, बता मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कितनी है। तो मैंने अभी तेरे को बताया, अभी बताया क्या, फॉर रेजोनेंस XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है सीरीज LCR में, XC के बराबर, जिसकी वजह से जो ओमेगा नॉट निकल के आएगा छोटे, वो आता है 1 अपॉन रूट ऑफ LC। यस और नो? यस सर। तो दिस विल गिव यू 1 अपॉन root of L into C. What is the value of L given? L is given as 10 Henry and C is given as 10 microfarad. So this is 10 Henry and 10 microfarad, which is nothing but कितना हो जाएगा, ये ऊपर 10 की पावर 3 चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा छोटे, 10 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कितना मिलेगा अपने को, 100 मिलेगा। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही सर। तो आपसे F0 पूछा है बेटा, है ना, फ्रीक्वेंसी पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा F0? सर ये होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब 50 बटे पाई हर्ट्स जो है, ये इसकी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या फिर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है। परंतु किंतु बंधु आपसे पूछा 200 sin 100t की फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो ये देखिए ये ओमेगा की वैल्यू दे रखी है आपको 100 के बराबर। तो क्या वापस से आप f की वैल्यू 50/पाई नहीं बोल सकते हैं क्या? यस सर। इससे हमें क्या पता चला, सर जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली क्या है, दोनों आपस में बराबर है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं ये जो सीरीज LCR सर्किट है ये रेजोनेंस कंडीशन में है, ऑपरेट हो रहा है। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए, देखिएगा ध्यान से, क्या ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, V0 बराबर V बराबर 50/पाई हर्ट्ज। बिल्कुल सही सूर्या सर। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज दिस, कैपेसिटेंस इज दिस एंड रेजिस्टेंस इज दिस, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। देखिए सेम रेजोनेंस पे कितने बैक टू बैक सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
बहुत इजी सवाल लिए हैं और बहुत सारे बैक टू बैक सवाल पूछे गए हैं। सेम वही करना है बेटा, वापस से वही कहानी। क्या ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल इंटू सी, 1 अपॉन रूट द वैल्यू ऑफ एल इज गिवन एज, क्या दे रखा बच्चों, कितना दे रखा है देखो ध्यान से सर, 10 मिली हेनरी दे रखा है, 10 इंटू 10 की पावर -3, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -6, जिसकी वजह से क्या आया देखो ध्यान से, कुछ और तो गलत नहीं किया अपन ने, देखो ये है 10 की पावर -6 और ये कितना है बेटा 10 मिली हेनरी, है ना, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर इज, है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना है अपने को, ठीक है, यस सर। तो देखो ध्यान से कितना आ जाएगा ये, दिस विल टर्न आउट टू बी 1 अपॉन 10 की पावर -9 लिखा हुआ है, इनटू देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इनटू लिखा हुआ है ये 10 का अंडर रूट, मतलब ये लिखा है 1 अपॉन 10 की पावर -8, मतलब ये लिखा हुआ है 10 की पावर 4। क्लियर है या नहीं? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, 10 की पावर 4। लेकिन आपको हर्ट्स में भी निकाल सकते थे और रेडियन पर सेकंड में भी निकाल सकते थे, है ना, तो इसमें तो आ नहीं रहा है, तो मतलब हर्ट्स में अपने को चेकआउट करना पड़ेगा, ये 10 की पावर 4 है, तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी f0 की बात करूं तो क्या ये ओमेगा नॉट अपॉन 2 होगा? यस सर, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चा मुझे बता, सर ये है 10 की पावर 4 अपॉन 6.28, क्योंकि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तकरीबन 6.28 हो जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, 10 अपॉन 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 क्या किलो बनाता है? यस सर, तो 10/6.28 तकरीबन कितना होगा, 1.59 के बराबर। इसीलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी करेक्ट होना चाहिए। देखिएगा आपको कैलकुलेशन भी अवॉइड करना है, फिजिक्स के अंदर कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसके अंदर बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में जल जाते हैं, इसको सॉल्व करने लगते हैं। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं थी। क्या आपने पावर अलग कर दिया तो आपका आंसर पता चल जाता है इन दोनों में से कौन सा है? बिल्कुल सर, क्योंकि 10 अपॉन 6.28 15 तो होगा नहीं कि 1 1.5 से 2 के बीच में ही आने वाला है। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। देखो सेम ऐसा सवाल मैं बोल रहा था ना, देखो 2021 में ही पूछा था, देखो एकदम वही है। 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी मेंस ऑफ 220 वोल्ट और अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो सर अगर ये ऐसा सवाल पूछा है तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वीपी इंटू आईपी जो होता है वो वीएस इंटू आईएस के बराबर होता है। हालांकि हमें प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है, करंट पूछा है और पावर हमको पता है 60 के बराबर है। आईपी का मान सर 6/22 होने वाला है, जो कि तकरीबन कितना होगा, 0.27 एम्पियर के आसपास। तो कौन सा उत्तर होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. What will happen to the current? C, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, और आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर का, इट इज गिवन बाय XC which is nothing but 1 upon omega into C। अब जरा मुझे बता बेटा, जरा देख ध्यान से, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यदि ओमेगा को कम करोगे तो XC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो उत्तर क्या होगा, सेकंड, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होना पड़ेगा, डिक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था, आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। पूछा है द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी, कितना होगा इस सर्किट का इंपीडेंस। बहुत आसान है बच्चों, आपको पता है फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंपीडेंस Z इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का whole square. What is the value of XL? It is nothing but omega times of L, and in our scenario the value of omega is, देखो ध्यान से, 2 pi into 50 into the value of L is 50/pi मिली हेनरी। परफेक्ट। पाई से पाई का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ये कितना हो चुका है बेटा, 5 दूनी 10, है ना, ये हो चुका है 100 के बाद यहाँ कितना बचा है, सीधे 10 की पावर -1। तो ये क्या 5 ओम्स लिखा हुआ है,
डेफिनेटली सर। ऐसे ही क्या मैं एक्सी निकाल सकता था बच्चे एक्सेल के बाद? यस सर। एक्सी कितना होता है सूर्य सर? इट इज 1/ω/c। सूर्य सर इट इज 1/ω हो जाएगा 2 × पाई। हाँ या ना बेटा? यस सर। एफ की वैल्यू वापस से कितनी है बेटा? 50। यस सर। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो 10⁻³ 10⁻³ इंटू माइक्रोफैरेड, ऐसा कुछ है? यस सर। पाई से पाई का मैटर क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। तो यहां से 3 है ना? एक मिनट, यहां से कितना है बच्चा? यहां से 3 है। यहां से कितना है? 100 है ना? तो 3 2 कितना हो चुका है? 5। और ये 6 है, तो क्या ऊपर भी आ जाएगा 10? बिल्कुल सही सर, परफेक्ट है। तो XL ये आ चुका है, XC आ चुका है 10। तो आपसे Z पूछा हुआ है, तो Z होगा √R², जहां पे R की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो XL - XC का होल स्क्वायर कितना है बेटा? 10 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो रखा है √100 + 25। कितना हो चुका है? √125। कितना हो चुका है बच्चों? ये √125, जो कि किसके बराबर होगा? 5 25 5 125, विच इज नथिंग बट 5√5 ओम्स। एंड इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली क्या है बच्चों? करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं आपको मैग्नेटिज्म, EMI, AC के सारे प्रॉब्लम, सारे PYQs बहुत अमेजिंग तरीके से समझ में आए हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मैं ऐसे ही और अमेजिंग टॉपिक के आपके PYQs लेते आऊंगा इस योद्धा सीरीज में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट एवरीवन, इत्मीनान से सवालों को करें और अपने आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ज्यादा आप अपने तरीके से ध्यान दें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।